Hi guys, how are you all? So, in this video, today we will discuss about Class 8 Science Chapter 11 Force and Pressure. And this is the third video of this chapter. So, let's begin with the video. लास्ट वीडियोस में हमने फोर्स के बारे में कवर किया था, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी थी, ठीक है। फोर्स किस वजह से होता है, इंट्रैक्शन हमने देखा था, इंट्रैक्शन की वजह से हमने फोर्स को काफ़ी एक्सप्लोर किया था और आई थिंक वो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी और लास्ट 2 वीडियोज़ में। फिर हमने देखा तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, स्पीड में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखा। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। हमने सब कुछ लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो ये जो हमारा टॉपिक है प्रेशर, हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि एक स्ट्रॉन्ग जो वाइंड होता है, विंड्स होते हैं स्टॉर्म के टाइम पे या फिर साइक्लोन के टाइम पे, वो रूफ टॉप्स को यानी कि छतों को उड़ा के ले जाते हैं। हमने पढ़ा कि वाइंड और साइक्लोन जो है वो एयर प्रेशर की वजह से होते हैं, ठीक है। अलग अलग एयर प्रेशर की वजह से वाइंड और साइक्लोन होते हैं। प्रेशर और फोर्स के बीच में क्या कोई रिलेशन है, हम पता करते हैं। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि एक नेल को, एक कील को एक वुडन के प्लैंक में उस पुश करने की कोशिश करनी है, ठीक है, उसके हेड से। तो आप क्या सक्सीड करोगे, हेड से, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट से, ये वाले पार्ट से इसे, इस पार्ट को हमें नीचे रखना है और फिर हमें इसे क्या करना है, इंसर्ट करने की कोशिश करनी है वुडन प्लैंक में। अब फिर आपको ट्राई करना है पॉइंटेड एंड से, जो नीचे वाली पॉइंटेड एंड होती है उससे। तो उसके बाद क्या होगा हमें देखना है। क्या इस टाइम आप कर सकते हो, तो आप देखोगे जब आपने इस वाले एरिया से किया था, ऊपर वाली जगह से किया था, अपर एंड से, तब आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तब जो हमारा जो नेल है वो इंसर्ट नहीं हो रहा था वुडन प्लैंक में, ठीक है। पर जैसे ही हमने पॉइंटेड वाला, ठीक है, कौन सा वाला, पॉइंटेड वाला एरिया यूज़ किया उसे ही पुश करने के लिए, तो जो नेल है वो हमारा वुडन प्लैंक के अंदर चला गया, ठीक है। ये एक्टिविटी काफ़ी ईजी, आप लोग आराम से कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है हमें ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ, कि हमें कट करने की कोशिश करनी है वेजिटेबल्स को पहले एक ब्लंट नाइफ से, जो कि एक ऐसी नाइफ जो कि ख़राब हो चुकी है, ठीक है, और फिर एक अच्छी सी शार्प नाइफ से। अब कौन सा ईजियर है, तो आप देखोगे जब आप शार्प नाइफ से काटोगे किसी भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर किसी भी चीज़ को, तो शार्प नाइफ से कटने में काफ़ी ईजी हमें दिखता है वहाँ पे। आपको ऐसा लग रहा है कि जो एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर। अब ये सारी एक्टिविटीज़ करके आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही होगी कि जो एरिया होता है जिस पे जो फोर्स अप्लाई होता है ना, जैसे कि जो हमारा पॉइंटेड एंड था नेल का, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पॉइंटेड एंड था नेल का, वही सारे के सारे टास्क को ईजी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। जो एरिया होता है जिस पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, द एरिया इन विच फोर्स इज अप्लाइड, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जिस पे जो एरिया जिस पे जो फोर्स अप्लाई होता है, लाइक द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, फिर हमारा जो एज था नाइफ का, ठीक है, वो सारी जगह। अब जो फोर्स एक्ट होता है एक यूनिट एरिया में सरफेस का, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक यूनिट एरिया में जो फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, उससे ही हम प्रेशर कहते हैं। अब आपको समझ में आया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो हम फोर्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ओके। सो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच एक्ट्स, तो फोर्स फिर हम फोर्स ऑन अपॉन एरिया ऑन विच एक्ट्स, ठीक है। तो हमारा प्रेशर कैसे पता करना है कि कितना फोर्स है और कितना उस पे अपॉन कितना एरिया पे वो एक्ट कर रहा है। तो इस स्टेज पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि उन फोर्स को जो एक्ट करते हैं प्रीपेंडिकुलर सरफेस में, जिस पे जो फोर्स है, जिस पे जो प्रेशर है वो कंप्यूट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला जाता है, पहली बोल रही है, अब मुझे समझ में आ रहा है, जो पॉटर्स होते हैं, कुली होते हैं, वो एक राउंड सा पीस रखते हैं अपने सर के ऊपर, अब हैवी लगेज को कैरी करने के पहले। ऐसा वो क्यों करते हैं वो राउंड पीस, इसके करने से ना जो हेड का उनका जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब वो इंक्रीज हो जाता है तो लोड भी ज़्यादा एरिया पे पड़ता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा एरिया पे हमारा लोड पड़ेगा तो प्रेशर जो क्या होता है हमारा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हम समझेंगे आगे भी
कि देखिए ये आप समझिए, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रेशर की। क्या? अगर ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है, मोर एरिया, तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा एरिया में वही सेम चीज़ से प्रेशर पड़ेगा तो हमारा प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें हाई हील्स की, हील्स जो होते हैं ना, अगर आप अपने हील्स, जो ये वाला जो हील वाला पार्ट होता है, अगर उस वो किसी चीज़ पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो एकदम एकदम पेंसिल होल हील हो, वो किसी, अगर वो किसी एरिया पे आप रख रहे हो ना उसका पैर, यानी कि अपना हील, तो उससे क्या होता है ना कि जो प्रेशर होता है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि एक जो फ्लैट हम स्लीपर या फिर फ्लैट भी कोई भी चप्पलें पहनते हैं, तो उसमें जो होता है हमारा प्रेशर, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा एरिया होता है तो हमारा प्रेशर जो है ज़्यादा एरिया पे पड़ता है, तो हमारा प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई वो जो हमने नेल वाला एग्जाम्पल लिया, तो अपर एंड में नेल का ज़्यादा एरिया था, दैट्स वाई वो नहीं घुस पा रहा था। जबकि हमने जब पॉइंटेड एंड लिया तब वो आराम से उस वुडन प्लैंक के अंदर चल गया। ठीक है, और अगर हमारा लेस एरिया होगा तो प्रेशर क्या होगा, मोर प्रेशर होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मुझे भी तो पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है कि नहीं। तो हमने ये चीज़ समझा। फिर हमने जो नाइफ वाला एग्जाम्पल लिया था, तो जब शार्प एज था नाइफ का, जब हमारा शार्प नाइफ था, उसका जो एज था वो शार्प था, तब हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स को काटने में काफ़ी ईजी होता है। जबकि एक ब्लंट नाइफ से हम नहीं काट पा रहे थे, क्योंकि उसका जो एज था ना, उसका एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, किसी भी कटते कटते जो होता है वो शार्प से ब्लंट हो जाता है, नाइफ हो या फिर सीजर हो, कुछ भी। ठीक है, तो आपको एरिया, नाउ नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, कि जो एरिया था वो किस में था, डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में क्या था हमारा, फोर्स था, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या था, एरिया था। हमने एग्जांपल देखा ना, फोर्स इज इक्वल, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, तो जो जितना कम एरिया होगा, द स्मॉलर द एरिया, लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स। फोर्स दोनों में ही सेम है। ठीक है, फोर्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, पर जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा सरफेस पे। और जो एरिया होता है पॉइंटेड एंड का, नेल में जो हमारा जो पॉइंटेड एंड था, उसका जो एरिया था वो काफ़ी कम था उसके हेड से, इसीलिए जो सेम फोर्स दोनों में ही अप्लाई हुआ, लेकिन ज़्यादा प्रेशर जो है प्रोवाइड किया जब हमने पॉइंटेड एंड से जब हमने नेल को पुश करने की कोशिश की वुडन प्लैंक में, तो ज़्यादा सफिशिएंट जो हमारा प्रेशर था वो पॉइंटेड एंड से मिला में, क्योंकि जो उसका जो एरिया था वो कम था। अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो शोल्डर, जो हमारे बैग्स होते हैं स्कूल बैग्स, उसमें जो शोल्डर में तो होते हैं वो एक ब्रॉड स्ट्रैप क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर थिन स्ट्रैप प्रोवाइड की जाएगी तो हमारा क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया कम होगा, लेस एरिया मोर प्रेशर, जितना लेस एरिया होगा तो हमारा प्रेशर मोर होगा, दैट्स वाई तो काफ़ी ज़्यादा हमारी शोल्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, पर जब ब्रॉड स्ट्रैप्स प्रोवाइड की जाती है तो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, दैट्स वाई। और फिर या फिर जो कटिंग या फिर पाइसिंग वाले टूल्स होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प एज होते हैं, क्योंकि जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा वो अच्छी तरह से अपना काम कर पाएंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ताकि वो कट या फिर पाइल्स हो सके। अब यहाँ पे लिक्विड्स और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्या, हम ये भी पता करते हैं। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेना है, और जो है, और हमें क्या लेना है, एक ये लेना है बलून जैसा, आप कुछ भी रबर शीट ले सकते हो। ठीक है, एक हमने पाइप लिया ट्रांसपेरेंट और एक रबर शीट लिया, रबर शीट को नीचे से बांध दिया और अपने पकड़ के रखा है इसको। ठीक है, तब ना ये रहेगा ऐसे, मतलब रहेगा खड़ा। तो आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि इसके ऊपर से पानी डालने, और जब आपका फ्रेंड जब पानी डालेगा तो आपको देखना है बल्जिंग कितना ज़्यादा जो है वो बल्जिंग हो रही है इसमें। ये जो हमारा रबर शीट है, जितना जो पानी डला रहा है उसमें बल्जिंग कितनी हो रही है, तो एक में पानी हमारा इतना दूर तक है तो बल्जिंग काफ़ी कम है। पर जैसे ही जो पानी हमारा ज़्यादा होते जा रहा है उस पाइप में, तो बल्जिंग भी जो है वो ज़्यादा होते जा रहा है। इससे क्या होता है, जो प्रेशर जो कि वाटर से एग्जर्ट हो रहा है कंटेनर के बॉटम में, नीचे वाली जगह पे, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, यानी कि जितना ज़्यादा वाटर हो रहा है
उतना ज़्यादा बॉटम पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, दैट्स वाई हमें ये बल्जिंग देखने को मिल रही है कि नहीं। जितना ज़्यादा हमारा वाटर हो रहा है उस वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वाटर पे बॉटम पे, वो किस पे डिपेंड करता है, कितना पानी है, ठीक है, उस पे। एक और एक्टिविटी है 11.9। तो इस एक्टिविटी में हमें बोला जा रहा है हमें एक प्लास्टिक का बॉटल लेना है, ठीक है, और एक पाइप लेना है। उस पाइप को हमें इस बॉटल से जॉइन करना है, ठीक है, इस पाइप को इस बॉटल से हमें जॉइन करना है, ठीक है। अगर जॉइन में आपको देखना है कि कोई भी लीकेज ना हो, ठीक है, लीकेज होगा ना तो आप इसे वैक्स से जॉइन कर सकते हो, ठीक है, वैक्स से, मोम से। तो आपको फिर क्या करना है, इस बॉटल में पानी डालना है, और पानी डालना है, और इसमें देखिए, इसमें आपने इसमें ऐसे पानी डाला, और देखना है कि ये जो हमारा बलून, यहाँ पे हमने पाइप में जो बलून लगाया है उसकी हमें बल्जिंग दिखनी है, ठीक है, कि वो कितना बल्ज हो रहा है इस एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हमने साइड में एक बलून देखा लगाया और हमने बल्जिंग देखी। इसके पहले वाली एक्टिविटी में हमने बॉटम में बलून लगाया था और बल्जिंग देखी थी। तो यहाँ पे जो रबर शीट है वो साइड में, यानी कि साइड ऑफ द कंटेनर में फिक्स्ड है, बॉटम पे नहीं। तो जो बल्जिंग हो रहा है रबर शीट में, इससे जो इंडिकेट हो रहा है कि जो वाटर एग्जर्ट करता है प्रेशर साइड्स पे भी और बॉटम पे भी, यानी कि वाटर exerts pressure on its sides as well as bottom, ठीक है। वाटर बॉटम पे भी और साइड्स में भी एग्जर्ट करता है प्रेशर। हमें इन दोनों एक्टिविटी से यही समझ में आया। अब हमारा एक्टिविटी 11.10 है। इसमें देखिए क्या है हमारा, हमें एक एम्पटी प्लास्टिक बॉटल लेना है या फिर सिलेंड्रिकल कंटेनर लेना है। इस बॉटल में या फिर आप जो भी कंटेनर ले रहे हो उसमें हमें अलग अलग, सपोज आपने अलग अलग जगह पे आपको यहाँ पे होल्स बनाने हैं, ठीक है, और इसके अंदर फिर पानी डालना है, और उन होल से आपको देखना है कि जो पानी है वो कहाँ गिरता है, कौन सा सबसे पास में गिरता है और कौन सा जो है वो सबसे दूर में गिरता है, ठीक है, या फिर जो डिफरेंट स्ट्रीम्स है वाटर का वही एक साथ गिरता है, या फिर कितना डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे गिरता है या फिर अलग अलग डिस्टेंस पे। तो अगर आप ये एक्टिविटी करोगे ना, तो सपोज यहाँ पे तो उतनी अच्छी से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ नीचे में है। आपने सपोज यहाँ पे एक होल यहाँ पे बनाया, एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे। तो अब जब स्ट्रीम्स ऑफ वाटर आएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो पानी है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएगा, सबसे बॉटम वाले पे, यहाँ तक जाएगा वो। फिर मान लीजिए ये यहाँ तक और ये वाला यहाँ तक। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बॉटम पे इतना वाटर का प्रेशर है, इसके पास इतना प्रेशर है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ वाटर है उतने डिस्टेंस पे जाएगा। इस वाले के पास सिर्फ इतना ही वाटर का प्रेशर है, इसीलिए थोड़ी कम दूर जा रहा है, थोड़ी कम डिस्टेंस पे। और ये वाले के पास सिर्फ इतना ही प्रेशर, इसीलिए सिर्फ ये यहीं पे रह जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाला है उसमें वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जा रहा है, सबसे बॉटम वाला। और इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है अगर सेम डेप्थ पे हो, यानी कि सेम डेप्थ पे हो तो वो इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, यानी कि अगर एक ही में हो। यहाँ पे हमें देखा जा रहा है कि सेम डेप्थ पे है, ठीक है, यहाँ पे वो सेम डेप्थ पे, सेम गहराई के पे है, दैट्स वाई जो प्रेशर है वो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। तो अब लिक्विड्स एग्जर्ट करते हैं प्रेशर वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी। अब क्या गैसेस भी एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, ठीक है, डू दे ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स। वो वॉल्स पे भी क्या गैसेस भी एग्जर्ट करते हैं प्रेशर वॉल्स पे, लेट अस फाइंड आउट। आप देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, बूचो बोल रहा है कि उसने फाउंटेन्स ऑफ वाटर देखे हैं जो कि लीकिंग जॉइंट से, होल्स जो पाइप्स में होल हो जाते हैं उससे पानी निकलते हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स। तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या ये उस वजह से नहीं है कि जो वाटर हमारा जो पाइप्स में हमारा फ्लो होता है तो वो भी तो वॉल्स पे एक्सर्ट करता है प्रेशर। तो जी हाँ, ये बिल्कुल उसी वजह से, क्योंकि जो पानी है वो बाहर आता है, क्योंकि जो वाटर जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अब जब आप इन्फ्लेट करते हो एक बलून को तो आपको अपने मुंह को, अपने माउथ को क्लोज क्यों करना पड़ता है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप अपने जो माउथ है उसे खुला रखोगे इन्फ्लेट करने के लिए बलून को, आप सपोज आपके जो बलून है उसमें छेद है, होल्स है, छेद है, तो क्या आप उसे इन्फ्लेट करना मतलब फुला पाओगे? अगर नहीं फुला पाओगे तो क्यों? तो इस जगह से हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो एग्जर्ट करता है प्रेशर हर डायरेक्शन में। पता करते हैं हम।
आपको याद होगा कि क्या होता है अगर जो एयर होता है बाईसाइकिल ट्यूब में वो पंचर हो जाता है, क्या होता है, बाहर आ जाता है जब पंचर हो जाता है बाईसाइकिल ट्यूब में। तो ये क्या ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर इनर वॉल्स में एक इन्फ्लेटेड बलून या फिर ट्यूब का, यानी कि क्या इन ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि एयर भी एक्सर्ट करता है प्रेशर इनर वॉल्स पे। क्या हमें ये बता रहे हैं, तो हम पता करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो गैसेस वो भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उनके वॉल्स पे वो भी करते हैं एक्सर्ट प्रेशर। अब हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एयर जो है ना हमारे पूरे हमारे पास जो पूरी तरफ एयर है, ठीक है, जो एनवेलप ऑफ एयर होता है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर एयर है ना वो काफ़ी ऊंचाई यानी कि काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स तक है, सरफेस ऑफ द अर्थ में वो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स तक है, काफ़ी ऊंचाई तक है। जो प्रेशर एग्जर्ट होता है एयर से उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। अगर हम इमेजिन करें कि एक यूनिट एरिया और एक वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फील्ड विद एयर, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इज द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इमेजिन करें कि एक हमारा सिलेंडर है बहुत लंबा, जो कि पूरा का पूरा एयर से भरा हुआ है, और जो फोर्स होता है ग्रेविटी का एयर में, वो जो होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। ग्रेविटी भी क्या करता है, नीचे की तरफ हमारा अर्थ में ग्रेविटी होता है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, हमने देखा इसी चैप्टर में। वो हमारा एयर का जो यहाँ पे ग्रेविटी है वो उसमें आ रहा है नीचे की तरफ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे हमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे मैं बोल रहा है पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना बड़ा या फिर कितना छोटा होता है, कितना ज़्यादा या फिर कितना कम होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका हम आइडिया लेते हैं। तो ये एक्टिविटी 11.11 है, इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, एक आपको रबर सकर, ये इस टाइप का जो होता है रबर सकर लेना है और उसे आपको क्या करना है, एक स्मूथ प्लेन सरफेस पे उसे प्रेस कर देना है, तो वो सरफेस पे स्टिक हो जाएगा। फिर आपको उसे खींचने की यानी कि उसे स्मूथ प्लेन सरफेस से निकालने की कोशिश करनी है। तो जब आप प्रेस करोगे ना सकर को, जब आपने सकर को प्रेस किया तो जो भी उसके कप के अंदर के जो एयर था वो सारा हट गया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जो भी एयर था जब हमने प्रेस किया तो वो सारा का सारा हट गया, ठीक है। तो जो सकर है वो सरफेस से स्टिक हो गया क्योंकि जो प्रेशर था एटमॉस्फेयर का वो उस पर एक्ट कर रहा है। कहाँ से एक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ से। जब अंदर से जो हमारा प्रेशर है वो हट गया तो हमारा बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उस पर एक्ट कर रहा है। अब अगर आपको पुल करना है सकर को सरफेस से हटाना है तो जो अप्लाइड फोर्स है ना वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर सको। क्योंकि ये देखिए रबर सकर हमारा इस टाइप का है और इस रबर सकर, ये जो रबर सकर है हमारा, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरह से एक्ट कर रहा है, ये जो हमारा एरो इस साइड, और हम इसे इस साइड खींच रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए हमारा प्रेशर, हमारा फोर्स इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर सके। ये एक्टिविटी आपको एक आइडिया दे देगा कि जो मैग्नीट्यूड कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इनफैक्ट ये कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सकर को हटा दे वॉल से या फिर कोई भी स्मूथ सरफेस से। अगर सकर और सरफेस के बीच में एयर ना हो, हाँ वो हट जाएगा अगर उसके बीच में एयर हो, पर अगर एयर ना हो, अंदर एयर होगा तो अगर देखिए मान लीजिए हमारा सकर के अंदर यहाँ पे एयर होगा तो क्या होगा, वो भी बाहर की तरफ क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा प्रेशर, तब तो हट जाएगा। पर अंदर अगर हमारा पूरा वैक्यूम होगा तो नहीं हट पाएगा, ठीक है। ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बूझो बोल रहा है कि अगर जो एरिया है मेरे हेड का वो 15 × 15 सेंटीमीटर है तो कितना फोर्स एयर एक्सर्ट करेगा मेरे हेड पे। तो देखिए जो द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg। तो ये जो फोर्स होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 15 × 15 सेंटीमीटर के एक एरिया पे, वो इतना ज़्यादा होता है जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है एक 225 kg के ऑब्जेक्ट पे। एक 225 kg के ऑब्जेक्ट पे जितना ग्रेविटी का फोर्स लगता है उतना हमारे सर पे
क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है। जितना प्रेशर फोर्स ऑफ ग्रेविटी से लगता है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सर में लगता है। अब आप सोचोगे जब इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है तो हम क्रश क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर होता है जो कि एटमॉस्फेरिक से एक्चुअली थोड़ा इक्वल या फिर इक्वल से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, जो कि बैलेंस करता है बाहर के प्रेशर को। हमारे अंदर कौन सा प्रेशर होता है? ब्लड प्रेशर। यहाँ पे आपकी बुक में नहीं दिया है, पर कौन सा प्रेशर होता है? ब्लड प्रेशर। जो हमारा बीपी होता है, ब्लड का प्रेशर होता है, वही बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैनेज करता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे डिड यू नो वाला, ऑटो वॉन ग्रीके एक जर्मन साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी के। उन्होंने इन्वेंट किया था एक पंप जो एक वेसल से, किसी भी बड़े बर्तन से बाहर एयर निकाल सकता था। इस पंप की हेल्प से उन्होंने एयर प्रेशर का जो एक्ट है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया ड्रामेटिकली, ड्रामा से। उन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया दो खाली मेटालिक हेमिस्फेयर को, इस तरह के आधे आधे हेमिस्फेयर को, जो 51 सेंटीमीटर जिसका डायामीटर था, और उसके अंदर से जो एयर है वो निकाल दिया उस पंप की हेल्प से। और फिर ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 घोड़ों को दोनों तरफ से 8 हॉर्सेस को उससे लगा दिया उस हेमिस्फेयर को अलग करने में। पर सो द ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फेयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। पर इतना ज़्यादा जो फोर्स है उस हेमिस्फेयर का कि वो हेमिस्फेयर बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। देखिए, ये आधा दो हेमिस्फेयर था, उसे कनेक्ट कर दिया, और अंदर में जो भी एयर था, ये जो क्या है ना, हॉलो है, ठीक है। क्या ये हॉलो है, भरे में नहीं है, हॉलो, यानी कि एक टाइप का बॉल जैसा है, जिसके अंदर जो भी एयर था वो ट्यूब की हेल्प से निकल गया। उसके बाद ये अंदर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, यानी कि अंदर कोई भी एयर नहीं है, कोई भी एयर प्रेशर नहीं है। उसके बाद उन्होंने दोनों तरफ 8 घोड़ों को बांध दिया, फिर भी ये दोनों अलग नहीं हो पा रहे थे, जबकि ये चिपके उपके हुए कुछ नहीं थे, बस ये जॉइन थे, ठीक है, ये बस जॉइन थे। पर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अंदर से बाहर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा था, क्योंकि अंदर से बाहर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा था, क्योंकि अंदर की तरफ तो कोई एयर था ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कहाँ से? अंदर तो वैक्यूम था, बट बाहर पे तो पूरा एयर था। और जो प्रेशर इतना ज़्यादा, अब बाहर वाला प्रेशर इतना ज़्यादा इसको ज्वाइन करके रखा था कि दोनों तरफ से 8 यानी कि 16 हॉर्स मिलके भी इसको अपार्ट नहीं कर पा रहे थे, पुल नहीं कर पा रहे थे अपार्ट। तो आप अब भी समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और हमारे ब्लड प्रेशर का भी, जो हमें मैनेज करके रखता है, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्रश नहीं हो पाते। और एक और पॉइंट शायद मैंने आपको नहीं बताया, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर ऑल डायरेक्शंस में एग्जर्ट करता है। ऑल डायरेक्शंस में से मेरा मतलब है कि वो अपवर्ड, डाउनवर्ड तो हमें पता है ये ग्रेविटी के वजह से, पर वो अपवर्ड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एटमॉस्फेरिक एक्सर्ट्स इज प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन इन अपवर्ड, ठीक है। आई थिंक ये चैप्टर क्लियर हो गया है ना, चैप्टर भी कंप्लीट, पूरा आपको अच्छे से क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।